हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपी टेट सन 2011 का मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा और इसी प्रकार मैं 2012, 2013, 2014 अब तक जो भी पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं सन 2011 का मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर तो एक आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर है तथा गहराई 1 मीटर है, तो एक आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि टंकी में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो वह त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशनल शेप होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए जल का आयतन पूछा है, तो जल का आयतन पूछा है तो इसमें लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, गहराई अलग हो, तो एक वह क्यूबॉइड होता है जिसको घनाभ बोलते हैं। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, चलिए देखते हैं। तो घनाभ का आयतन, घनाभ या घनाभ के आकार का कौन है, टंकी है, तो टंकी का आयतन निकालेंगे। यहाँ पूरी टंकी का आयतन निकलेगा, पूरे टंकी में जितना जल होगा उसका आयतन निकलेगा। तो आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपको मालूम है यहाँ यल यानी लंबाई 6 मीटर है, देखिए यल 6 मीटर है, यहाँ चौड़ाई बी यानी कि देखिए 2.4 मीटर है और गहराई यहाँ पे h है यानी 1 मीटर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यल की जगह हो जाएगा 6 मीटर और गुणे बी की बात करें तो बी हो जाएगा 2.4 मीटर और गुणे ऊंचाई की बात करते हैं तो देखिए ऊंचाई यहाँ पे 1 मीटर है। इनका आपस में हम गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए 6 चौको 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यहाँ पे हो गया 14.4 मीटर और गुणे हो गया 1 मीटर। फिर इसको हम जब गुणा करेंगे, यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा, फिर इनका जब गुणा करेंगे 14.4 में 1 का तो हो जाएगा 14.4, यहाँ पे मीटर पे 3 घात यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये बताइए, ये तो पूरी टंकी का आयतन निकल गया, पूरी टंकी में कितना पानी होगा उसका आयतन निकला। और यहाँ पूछा है कि आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन कितना होगा। तो ये बताइए, अगर पूरी टंकी में इतना पानी आ रहा है तो आधी टंकी में कितना पानी आएगा, इसका हम आधा कर देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। तो आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन, आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन निकालना होगा। तो 14.4 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। चलिए 2 से भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, इसका आंसर हो जाएगा 7.2 मीटर। इसका आंसर हो गया 7.2 मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पूछा था एक आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए मेंसुरेशन में हम आकृति पहचानते हैं। आकृति किस प्रकार की है, टंकी आयताकार है, लंबाई चौड़ाई गहराई अलग अलग है, इसका मतलब घनाभ है और आयतन निकालना है। तो आप जानते हैं कि जिस आयतन की टंकी होगी उतना ही जल उसमें आएगा। तो हम टंकी का आयतन निकाल लेंगे तो पूरे जल का आयतन निकल जाएगा, यानी पूरी टंकी में भरे हुए जल का आयतन वो आया 14.4 मीटर क्यूब। लेकिन हमको पूरी टंकी का नहीं निकालना है, आधे भरे हुए टंकी का निकालना है। तो आपको मालूम है जब आधा करना रहता है तो 2 से भाग देते हैं। 14.4 में 2 से भाग दिया तो आपका आंसर आ गया, सॉरी यहाँ पे मीटर क्यूब है तो यहाँ पे भी मीटर क्यूब होगा। तो जब हमको आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन निकालना होगा तो देखिए 14.4 मीटर क्यूब में हम यहाँ 2 से भाग देंगे, आधा हो जाएगा। तो देखिए 2 सत्ते 14, दशमलव लिख दिया, फिर 2 दूनी 4, यानी हो गया आपका 7.2 मीटर क्यूब। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो चलिए 2011 में उस पेपर में दूसरा जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन था
कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, उसमें ऑप्शन दिया था क्या होता है देखिए। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बी है, बढ़ती है, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, बराबर रहती है, इसमें डी ऑप्शन है, घटती है या बढ़ती है। तो समांतर रेखा कहते किसको है बता देते हैं आपको। जैसे यदि कोई दो रेखाएं हों और ये अनंत तक भी इनको खींचा जाए, इस लाइन को भी अनंत तक बढ़ा दे, अनंत का मतलब जानते ही हैं, अनंत में कोई सीमा नहीं, कितना भी बढ़ाते जाए, इसको भी कितना बढ़ा दें, ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे को ना काटें, तो इस तरह की रेखाओं को हम समांतर कहते हैं। तो ये कब नहीं काटेंगे एक दूसरे को, जब इनके बीच की दूरी हर जगह, यहाँ भी अगर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ भी मतलब हर जगह 1-1 मीटर होना चाहिए। अगर 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर होगा तीसरा वाला कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर रहती है। तो इसका सी ऑप्शन है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आया था उस एग्जाम में, 270 अंश माप का कोण उदाहरण है। 270 अंश माप का कोण उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण, पहला न्यून कोण, बी ऑप्शन है अधिक कोण, सी ऑप्शन है समकोण, डी है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, तो सी हो गया, सॉरी डी हो गया प्रतिवर्ती कोण। तो इसके बारे में चलिए समझते हैं। न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, अधिक कोण किसको बोलते हैं, समकोण किसको, प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं। और अधिक कोण की बात करते हैं तो ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। 180 अंश के कोण को हम सरल कोण बोलते हैं, उसको ऋजु कोण भी बोला जाता है। और जो कोण एकदम 90 अंश का होता है, एग्जैक्ट 90 अंश का होता है, उसको समकोण बोलते हैं। और प्रतिवर्ती कोण किसको बोला जाता है वो भी ध्यान दीजिए। प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो तो उसको हम प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण भी बोलते हैं। तो इसलिए देखिए 270 अंश का माप का कोण उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? अभी हमने बताया 180 से अधिक और 360 अंश से जो कम हो। तो देखिए 270 अंश 180 से अधिक है, 360 से कम है, तो ये प्रतिवर्ती कोण हुआ। ये एग्जाम्पल हो गया प्रतिवर्ती कोण का। तो बहुत लोगों को प्रतिवर्ती कोण का नाम नहीं मालूम है। जैसे अक्सर एग्जाम में ऐसे कुछ वर्ड्स पूछ देते हैं जो कई लोगों को मालूम नहीं होता है। हम बृहत कोण को ही प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 108 और 144 का लौसा क्या होगा? तो देखिए लौसा बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। 108 है, 144 है। तो 108 अगर आपको 18 का पहाड़ा याद है, 18 का पहाड़ा जरूर याद होना चाहिए अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि 20 तक का पहाड़ा अगर याद रहेगा तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ देखिए 108 है तो 108 18 के पहाड़े में आता है और 144 भी 18 के पहाड़े में आता है। तो देखिए 108 होता है 18 छके 108। तो 18 छके 6 कैसे होगा? 2 गुणे 3। हमने 18 क्यों ले लिया? क्योंकि 18 के पहाड़े में भी आ रहा है, 18 के पहाड़े में भी आ रहा है, इसलिए 18 को ही मैंने पहले बाहर कर लिया। तो देखिए 18 दूनी 36, 36 से 108, ये भी 18 के पहाड़े में आता है, आपको मालूम है। तो 18 और 144 होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8। तो 18 और 8 हो गया 144। हमको निकालना है लौसा। तो लौसा निकालते समय जो कॉमन होता है पहले उसको ले लेते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन 18, 18 को लिख लिया। और फिर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 3 बार है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लेंगे, 2 3 बार है वो ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। और फिर देखिए यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 है ही नहीं। तो देखिए सबसे ज्यादा 3 एक बार है तो इसको हम ले लेंगे। फिर इसको गुणा करते हैं। 18 दूनी 36, 36 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3
अब देखिए 2 छक्के 12, 2 3 6 1 7, फिर गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 हो गया। फिर 3 से गुणा करिए, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 3 कम 3 1 4, यानी ये हो गया आपका 432। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 108 और 144 का लौसा हो गया आपका, देखिए 432, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की माप 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है। तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो एक त्रिभुज की माप क्रमशः 5 सेमी, 12 सेमी, यहाँ हम क्रमशः लिख लेते हैं। एक त्रिभुज की माप क्रमशः, तो एक त्रिभुज की माप क्रमशः 5 सेमी, 12 सेमी तथा 13 सेमी है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो देखिए ए बी सी डी, ये है समबाहु त्रिभुज, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ये है अधिक कोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब यह होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। देखिए 5 सेमी है, ये 12 सेमी है, 13 सेमी है, तीनों माप अलग अलग है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कोई दो भुजाएं बराबर हो, या तो इसमें कि दो 12 12 होती, चाहे कोई यहाँ 13 तो ये 13 होता, ये अलग कोई भुजा होती। तो कोई दो भुजाएं एक जैसी जब होती तो वहां पे समद्विबाहु त्रिभुज होता, ये भी नहीं होगा आपका। और अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो अधिक कोण त्रिभुज की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे कि ये जो सबसे छोटी वाली भुजा है, सबसे छोटी वाली भुजा है यहाँ पे 5 है, 5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग, 12 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 12 का वर्ग होगा 144, और ये जोड़ने पे 169 आएगा, और 169 आएगा। और यहाँ देखिए 13 का वर्ग है, तो 13 का वर्ग यहाँ पे क्या होगा, 169 हो जाएगा। अगर ये इसके ये क्या होता है, अगर इनका जो वर्ग होता है इससे छोटा होता, इससे 169 से, यानी कि सबसे बड़े वाले के वर्ग से अगर ये छोटा होता तो उस कंडीशन में अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये अधिक कोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि छोटा नहीं हो रहा है, बराबर हो रहा है। अभी आपने देखा कि 5 का वर्ग किया और 12 का वर्ग किया, तो 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, आगे आपका 169। और ये देखिए किसके बराबर है, सबसे बड़ी वाले भुजा के वर्ग के बराबर है। सबसे बड़ी वाली भुजा 13 है, 13 का वर्ग करें तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169, तो 13 का वर्ग 169 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब भी छोटी वाली भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो उस कंडीशन में समकोण त्रिभुज होता है। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। चलिए देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। तो चलिए 6ठे क्वेश्चन पे आ जाइए। 4 अंकों वाली बृहत्तम, यानी बृहत्तम मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी, और न्यूनतम मतलब सबसे छोटी, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनता है, छोटी छोटी संख्या कैसे बनता है। आपको मालूम है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, 2 अंक का बड़ा बनाना हो संख्या तो 2 9 ले लेंगे, 3 अंकों की बड़ी संख्या बनाना 3 बार 9 ले लेंगे, और 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाना हो तो हम 4 बार 9 ले लेंगे। आपको मालूम है यहाँ 4 अंकों की बड़ी संख्या लेना है, और 4 अंकों की बड़ी संख्या ने 4 बार 9 लेंगे, 9999 हो गया। अब हमको न्यूनतम संख्या लेना है, तो बताइए आपको मालूम होगा कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1 होती है। 2 अंक का बनाना तो 1 0 बढ़ा देंगे 10 हो गया, 10 2 अंकों की छोटी संख्या हो गया। 3 अंक का बनाना है तो 1 के आगे 2 0 बढ़ा देंगे 100 हो गया 3 अंकों की छोटी संख्या। और 4 अंकों की छोटी संख्या बनाना हो तो 1 के आगे हम 3 0 बढ़ा देंगे, जिससे 1000 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और फिर पूछा इनका योग बताइए, यानी 4 अंकों वाली सबसे बृहत्तम हो गया 9999, और सबसे छोटी हो गई 1000। इनको जोड़ते हैं, 9 में 0 जोड़िए 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 में 1 जोड़ दीजिए 10 हो गया। आंसर हो गया 10,999, यानी सी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 10,999। तो आपको समझ में आ गया होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, जोड़ने के बाद आया 10,999। तो देखिए इसका सी ऑप्शन होगा। आते हैं आपके 7वें नंबर क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। शुरू में तापक्रम, टेम्परेचर जानते ही हैं कि जैसे मान लीजिए एनवायरमेंट ही है, जैसे पहले क्या हो रहा है कि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, फिर 23 डिग्री घट जाता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। ये बताइए, शुरू में बोला है तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो शुरू में अगर बढ़ता है तो कहाँ से बढ़ा होगा, शुरू में कोई तापमान रहा होगा ना। तो दिया भी है कि शुरू का तापक्रम कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस। हल्का सा बस कहने में बस चेंज किया, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में
कि शुरू का तापक्रम कितना था, 27 था, और उसमें 18 डिग्री बढ़ गया, यानी 18 डिग्री बढ़ गया। तो यहाँ चलिए 18 डिग्री हम बढ़ा देते हैं, 18 डिग्री बढ़ गया। और फिर क्या हुआ कि इसमें से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान घट गया। तो पूछ रहा है कि अंतिम तापक्रम क्या होगा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद से अंत में क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, 27 में 18 जोड़िए तो 45 हो जाएगा, 8 7 15 2 1 3 1 4, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 45 में से हमको 23 डिग्री सेल्सियस घटाना है। तो चलिए 5 में से 3 घटाते हैं 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाते हैं 2 हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया तापमान, यानी कि अंतिम तापक्रम क्या होगा, अंतिम तापक्रम होगा 22 डिग्री सेल्सियस। आपका आंसर हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। एक बार देख लेते हैं, दिया शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। तो शुरू का तापमान कितना था, 27 था, उसमें 18 बढ़ गया, 18 बढ़ा 45 हो गया, फिर 23 घट गया तो 22 हो गया। तो आपका आंसर आ गया, अंतिम तापक्रम हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार मैं आप लोगों को 2012, 13 सभी पेपर सॉल्व कराऊंगा। बस आप लोग क्या करेंगे कि रिवीजन के तौर पे मेरा हर वीडियो देखते रहेंगे कि यूपी टेट से रिलेटेड, चाहे सी टेट, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, हर तरह के एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। और चाहे तो जो बच्चे और भी तैयारी करते हैं, इसमें कुछ बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन भी हैं, वो भी देख सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं टेट और सी टेट वाले ही बच्चे देखें, वो कुछ बेसिक लेवल के बहुत से क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे, जो देखते रहेंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6, यानी इनका मल्टीप्लाई करना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में, जैसे शुरुआत के 2-3 वीडियो बाद में हमने बेसिक लेवल का मैथ्स पढ़ाया था, इसमें बताया था मैंने कि माइनस चिन्ह, अगर माइनस चिन्ह कई बार दिया हो और काउंट करने पर सम स्थान तक आए तो उसका मल्टीप्लाई करने पर हमेशा प्लस आता है, और काउंट करने पर अगर वह विषम स्थान तक आता है तो उसका हमेशा आंसर मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आता है। तो देखते हैं जो माइनस है सम स्थान तक आया है कि विषम स्थान तक आया है, यानी इवन पोजीशन तक आया है कि ऑड पोजीशन तक आया है। तो चलिए देखते हैं, -1 2 3 4 5 होता है विषम संख्या, यानी कि विषम स्थान तक आया है। तो विषम स्थान तक आया है, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर माइनस में आएगा। तो देखते हैं इसका आंसर माइनस में आएगा, तो देखिए माइनस में आएगा ये आंसर, सीधे माइनस लिख देंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर माइनस 3 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, 7 बार आ जाए, यानी विषम स्थान तक आ जाए तो सीधे माइनस लिख देंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आंख मूंद के वहां पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन यदि माइनस चिन्ह सम स्थान तक आया, 2 बार आया हो, 4 बार आया हो, 6 बार आया हो, 8 बार आया हो, तो वहां पे हम सीधे प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। चलिए तो ज्यादा सोचना नहीं है, माइनस यहाँ 5 बार आया, सीधे माइनस लगा देंगे। फिर करना क्या है, माइनस तो कैलकुलेट हो गया, चिन्ह का कैलकुलेशन हो गया, जो साइन है। अब हमको करना क्या, मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए, तो 6 चौको 24, और 24 बच्चे होता है 120, और 120 में अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो देखिए 12 छक्के 72 हो जाएगा। 72 में 12 छक्के 72 हो गया, ये 0 उतार देंगे, 720 हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम 720 लिख देंगे। यहाँ ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पे आंसर हुआ यहाँ पे -720, यानी कि ऋण 720। तो देखिए इसमें कौन सा नंबर ऑप्शन है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन आंसर होगा, ऋण 720 यानी -720, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान पेपर है 2011 का, लेकिन आगे के जो भी पेपर है धीरे धीरे लेवल बढ़ाया है, और ऐसे मैं आगे के भी पेपर बताऊंगा। देखिए आपको बेसिक लेवल से इसलिए लेके चलना हो कि कैसे कैसे एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हुआ है, उसी आधार पर आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं कि कैसे आपको एग्जाम देना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो 8वां नंबर क्वेश्चन हुआ, चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो करना क्या, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब होगा तो घटाते समय किलोग्राम में से किलोग्राम घटाते हैं और ग्राम में से ग्राम घटाते हैं। तो देखिए यहाँ कितना किलोग्राम है, 8 किलोग्राम है, कितना ग्राम है, 350 ग्राम है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम, यहाँ देखिए है 178 ग्राम, इसको घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। तो देखिए 10 में से 8 गया, 2 हो गया, यहाँ बचेगा 4, और 14 में से 7 गया, 7 हो गया, यहाँ बताइए 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया 172 ग्राम, यानी 172 ग्राम हो गया। और फिर देखिए 8 में से 3 घटाइए, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा देखिए 5 किलोग्राम
और 172 ग्राम। तो कहाँ पे है 5 किलोग्राम 172 ग्राम? देखिए यहाँ पे 5 किलोग्राम है और 172 ग्राम है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए 10 में से 8 गया 2, 14 में से 7 गया 7, 2 में से 1 गया 1, और देखिए यहाँ पे 8 में से 3 गया 5 हो गया, और इसी प्रकार आपका आंसर हो गया 5 किलोग्राम 172 ग्राम, यानी पहला ऑप्शन हो गया आंसर आपका। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 किलोग्राम 172 ग्राम। कहते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 3.5 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है? देखिए यहाँ व्यास दिया है और हमको आर की जरूरत है। व्यास पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोग परिधि त्रिज्या पे निकालते हैं, इसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए आर बराबर, आर त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। व्यास देखिए यहाँ पे 3.5 सेमी है, आर मतलब होता है त्रिज्या, आर मतलब हो गया त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं अंग्रेजी में, आर त्रिज्या हो गया। तो देखिए यहाँ त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास है 3.5, आधा करना है तो हो जाएगा 3.5/2, यानी आर का मान हो गया 3.5/2। इसको इतना ही रहने देते हैं। फिर निकालना है परिधि, परिधि निकालना है तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो देखिए यहाँ 2 लिखते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7, फिर आर देखिए आर आपका है 3.5/2। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 7 से काटेंगे इसको, 7×5 = 35, देखिए यहाँ 0.5 हो गया। फिर 2 से हम 22 काटते हैं, 2 से जब 22 काटेंगे 2 × 2, 2 × 2 11 हो गया। फिर देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 2×5 = 10, 2 और 5 से गुणा करते हैं 10 होगा, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, ये 1 हो गया। फिर 11 से गुणा करते हैं तो देखिए 11 × 11, आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी 11 सेंटीमीटर। 11 कहाँ है आपका? आपका बी ऑप्शन जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, व्यास है 3.5, त्रिज्या निकालना था, 2 से भाग दे दिया, परिधि 2πr है तो 2 की जगह 2 रखा है, पाई का मान 22/7 होता है, आर की जगह रखा 3.5/2 और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं। फिर 7 से 35 काटा 0.5, 2 से 22 काट दिया 11 हो गया। अब देखिए हमने 2 में 5 से गुणा किया, क्योंकि यहाँ गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 2×5 = 10, 10 हुआ, 1 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 हुआ। फिर 11 से गुणा करना बाकी, 11 × 11, 11 से आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन जो है, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? तो ट्राईसाइकिल में होता है रिक्शा, रिक्शा में आप लोग बैठे हैं, रिक्शे में जानते हैं 3 पहिया होता है। तो यानी कि एक ट्राईसाइकिल यानी एक रिक्शा यानी एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, एक ट्राईसाइकिल बराबर 3 पहिए, यानी एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं। तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब कुछ था नहीं पहला जो पेपर था 2011 का, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ाता गया, क्योंकि पहली बार पेपर हुआ था, इस तरह का पेपर पहली बार शुरुआत हुई थी 2011 में, तो इसलिए पहला पेपर था काफ़ी इजी बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे आप पेपर देंगे थोड़ा थोड़ा लेवल जरूर बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रकार आगे जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें लेवल बढ़ाएगा ही, लेकिन हम आपको सोल्यूशन इसलिए कराते चल रहे हैं कि आप धीरे धीरे हर चीज़ें, हर छोटी छोटी चीज़ें ध्यान से उसको गौर करते हुए हल करते जाएं, और छोटी छोटी चीज़ें भी मिलेंगी, इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें भी मिलेंगी, और जो अलग से जो पैटर्न चेंज होगा हर तरह का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बस निरंतर आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पढ़ते रहिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, कोई न कोई एग्ज़ाम जरूर निकालेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से टेट वालों को बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। तो एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिया, तो 9 ट्राईसाइकिल में, 1 में 3 तो 9 में, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 9 × 3 यानी 9×3 = 27, यानी 27 पहिया हो जाएगा। देखिए यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। एक बार और देख लीजिए, एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिया, तो 9 ट्राईसाइकिल में 9×3 = 27 हो जाएगा, यानी कुल 27 पहिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन है। 10 से 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 से 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे करना क्या है, माइनस कर देना है। 10 से 1/2 मीटर लंबाई की रस्सी से 4 से 5/8 मीटर की रस्सी को काटा गया। तो देखिए कितने मीटर की रस्सी बचेगी, वही लंबाई पूछा है। तो 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 हो गया। यहाँ देखिए 8 चौको 32, 32 में 5 जोड़िए 37/8 हो गया, और 2 और 8 का लॉसा आपका 8 ही होगा। अब बताइए 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, यानी 2 और 8 का यहाँ लॉसा लेना है। आपको मालूम होगा कभी भी हर को बराबर करने के लिए यहाँ लॉसा लेते हैं।
तो कैसे हुआ बोलो, देखिए 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 2, ये तो बदल ही लेते हैं आप लोग। 8 चौक 32, 5 37 बटे 8, 2 और 8 का लसा 8 हो गया। 2 के बारे में 8 4 बार में आता है, तो 4 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ देखिए 37 है, तो 14 में से 7 गया 7। यहाँ देखिए आपका यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4 हो गया। देखिए यहाँ पे 8 है, 47 में हम 8 से भाग देंगे तो 8 पचे 40, और 47 में से 40 गया तो 7 शेष बचेगा, 5 सही 7 बटे 8 मीटर। तो देखिए इसमें सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि शेष रस्सी की लंबाई हो जाएगी 5 सही 7 बटे 8। हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3.6 है, यहाँ 37.188 है, यहाँ से दशमलव हटाना है। दशमलव ज्यादातर क्या करते हैं, जिससे भाग देना होता है वहां से घटाते हैं। यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक बाद दशमलव तो 100 से गुणा करते हैं। यहाँ देखिए 1 अंक बाद दशमलव तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से यहाँ भी गुणा करेंगे, 10 से यहाँ भी गुणा करेंगे। और जब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो देखिए 36 हो जाएगा, ये 36 हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 36 हो गया। यहाँ देखिए 37.188 है, जब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो गुणा करते समय देखिए 1 0 है, दशमलव एक स्थान इधर खिसक के आएगा, यहाँ हो जाएगा 371.88, यहाँ हो जाएगा 371.88। अगर 10 से गुणा किए तो एक स्थान खिसकेगा, यहाँ देखिए एक स्थान इधर चला आया, तो एक स्थान जब इधर चला आया तो देखिए 371.88 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 36 का 36 हुआ, 37 में 36 घटाइए 1 हो गया, फिर 1 उतारेंगे, नहीं जाएगा, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 8 उतार दिया। 36 के यहाँ होता है 108, 108 हो गया। फिर यहाँ जब घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर 8 उतारिए, 36 के यहाँ 108 हो गया। यानी कि देखिए आपका आंसर आ गया 10.33। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, यानी 10.33। तो देखिए ये छोटा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टिक लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे आप कर सकते थे, बस दशमलव हटाना बस सीखना था। तो देखिए यहाँ पे 10.33 आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे इसका आंसर था 5 सही 7 बटे 8, और इसका आंसर आ गया 10.33। तो चलिए बातें हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं 14वें क्वेश्चन में। यहाँ बोला था कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो 999 और 3000 के बीच, तो 999 और 3000 के बीच, बीच का मतलब क्या हुआ, बीच का मतलब इनको यानी 999 को 3000 को नहीं लेना है, 999 को नहीं लेना है और 3000 को नहीं लेना है, इनके बीच की संख्या लेना है। इनके बीच की संख्या मतलब 999 के बाद कौन आता है, सबसे पहली 4 अंकों वाली संख्या 1000 आता है, ऐसे इसके बाद आएगा 1001, ऐसे आएगा 1002। और ये बताइए हमको कहाँ तक जाना है, 999 से 3000 के बीच में। तो 3000 के बीच में का मतलब 3000 नहीं लेना, 3000 से जस्ट पहले कौन है देख लीजिए, 3000 से पहले हो जाएगा 2999, हो जाएगा 2999। तो ये हो जाएगा, यानी कि हमको टोटल देखना है कि 1000 से लेके 2999 तक कुल कितनी संख्या है, कुल 4 अंकों कितनी संख्या है, यानी 1000, 1001, 1002, 1003, 2999 तक जाना है। अच्छा बताइए उंगली पे आप काउंट करेंगे कुल कितनी संख्या है तो बड़ा टाइम लगेगा, इसको ऐसे नहीं करना है। बस हमको करना क्या है, अंतिम संख्या में से, अंतिम संख्या 2999 में से पहली संख्या घटा देना है। तो पहली संख्या घटा देना है, तो बताइए जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2999 में से 1000 घटाइए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1999। और यहाँ पे करते क्या है, घटाने के बाद 1 जोड़ लेते हैं। तो ये नियम होता है, कभी भी अंतिम संख्या जब भी पूछे कि शुरू से लेकर लास्ट तक कितनी संख्या है और वो लगातार चल रही है, तो हम करते क्या है, अंतिम में से पहली संख्या घटा लेते हैं और पुनः 1 जोड़ लेते हैं। तो देखिए 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, और 2 में से क्या 1 गया, 999 में 1 जोड़ दीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। यानी कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो कुल 2000 संख्या है। तो इसका मतलब ये होगा कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी 999 से 3000 के बीच में 4 अंकों वाली कुल 2000 संख्या है। यानी कि काउंट करेंगे तो 2000 गिनना पड़ेगा। सोचिए 2000 संख्या गिनना कितना मुश्किल है, इस तरीके से कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए ऐसे ही देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। बोला बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ 19 से भाग देना है, 17 से भाग देना है, 13 से भाग देना है, 11 से भाग देना है। आप 11 से विभाजता का नियम कई बार पढ़े भी हैं, तो क्यों ना जिसका नियम पढ़ा है आपने, यहाँ तो इनसे भाग देना पड़ेगा, लेकिन 11 से विभाजता का एक नियम होता है, बहुत अच्छा ट्रिक होता है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9361 है, 9361। तो देखते हैं इसके सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या। सम स्थान का मतलब दूसरे
और चौथे नंबर, दूसरा स्थान दो यानी सम, चौथा भी सम, यानी सम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी 9 और 6 को अलग जोड़ लेंगे, 9 और 6 हो गया 15। और फिर देखिए विषम स्थान, विषम स्थान को पहली और तीसरी आपस में जोड़ लेंगे, तो 3 और 1 को आपस में जोड़ेंगे, तो देखिए 3 और 1 को आपस में जोड़ लिया, 3 और 1 हो गया 4, और 15 में से 4 गया 11। तो कभी भी अगर 11 से विभाज्यता चेक करना हो तो हम करते क्या है, सम स्थान वाली अलग जोड़ते हैं, देखिए 9 और 6 जोड़ लिया 15, विषम स्थान वाली अलग जोड़ देते हैं, देखिए 3 और 4 है, घटा लेते हैं, और घटाने के बाद यदि 0 प्राप्त हो या कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से कटती है तो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ घटाने के बाद 0 तो नहीं प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त होता तब भी 11 से कटता है, यहाँ 11 प्राप्त हो रहा है, 11 से कटता है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये किससे विभाज्य होगी, ये 11 से विभाज्य हो जाएगी, तो इसका आंसर हो गया आपका 11। तो ये थे आज के 15 सवाल, और बाकी के जो 15 यानी 30 क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं, तो 2011 में ये क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्जाम में, और आगे का जो 15 क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। और इसी प्रकार हर सन के वीडियो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, 2011, 12, 13 सबका रिवीजन कराता रहूंगा। बस आपको करना क्या है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ घर पर रिवीजन करते रहना है। तो बस आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।